वेलकम। Good morning, Arun sir. Nice to see you. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थोड़ी सी बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट को लेकर। ये एक ऐसा मसला है जिस पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, होम्योपैथी के बहुत ही जाने माने डॉक्टर्स थोड़ा सा संकोच करते हैं, लेकिन बहुत तेजी से फैलने वाला, बहुत तेजी से समाज में, लोगों में ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स का फैलना, ये इस बात का प्रमाण है कि मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी में इसके कोई बहुत अच्छे समाधान नहीं है। और जब आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स के बारे में बहुत साफ लिखा है कि वहाँ इनके पास कोई इसका इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है। अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर शंकरन सर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने सर से पूछा कि सर हम लोग दिल्ली में जो सेमिनार करेंगे उसमें क्या विषय होना चाहिए। मेरे मन में वही था, स्कोप ऑफ होम्योपैथी, ये सब इस तरह की बातें, फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी, ये सब बातें मैं कर रहा था। उन्होंने कहा ये सब बातें रहने दीजिए, हम लोग पिछले कई वर्षों से, बल्कि 100 साल से ज्यादा इसी मुद्दे पे बात करते रहे, लेकिन जो नए चैलेंजेस हैं उसको हम लोगों को लेना चाहिए। और होम्योपैथी में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं, और डॉक्टर शंकरन तो खास करके ऑटोइम्यून डिजॉर्डर के मास्टर हो गए हैं। मतलब मैंने देखा कि मुंबई में कई बड़े लोग, बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े ब्यूरोक्रेट्स इसके चपेट में हैं और वो डॉक्टर शंकरन के ट्रीटमेंट में हैं। अभी मैं जब मुंबई गया था तो 2-3 केस मैंने देखा, काफी वीआईपीज, और उनके पास साधन है, मैनेजमेंट उनका बहुत बढ़िया है, बावजूद इसके उनकी जो स्थिति थी बीमारी की, उनमें से एक डायबिटिक थे, एक ल्यूपस के मरीज थे, तो उनकी जो स्थिति थी वो देख के इतनी दयनीय थी, ऐसा लग रहा था कि ये बीमारी से अच्छा मौत है। लेकिन डॉक्टर शंकरन ने मुझे बताया, उन्होंने बहुत भरोसे से कहा कि अगर होम्योपैथी में थोड़ा सा ठीक से अध्ययन किया जाए और ध्यान दिया जाए तो इस तरह के रोगों पर बहुत अच्छा उपचार हम होम्योपैथी में दे सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स के बारे में हम लोग जितना भी समझते हैं, लेकिन जो उसकी वैज्ञानिक समझ है वो ये कि हमारे शरीर में जो नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जो हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम है, कुछ ऐसे सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता जो बाहरी सेल्स हैं, जो फॉरेन सेल्स हैं, जो जिसके बारे में शरीर को पता नहीं, वो कैसे भी आ गए हमारे बॉडी में बाय मिस्टेक, और वो हमारे नॉर्मल सेल्स को प्रभावित करने लग गए। इसकी वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई का इलाज है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा सेल है, कहाँ किसको डैमेज कर रहा है, कहाँ किसको अफेक्ट कर रहा है, कहाँ किसकी नॉर्मल एक्टिविटीज को प्रभावित कर रहा है। इस तरह के सारे रोगों को ऑटोइम्यून डिजॉर्डर में रखा गया। और अब तक अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो अब तक लगभग 82 ऑटोइम्यून डिजॉर्डर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिस पर मॉडर्न मेडिसिन उसके मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। ऑटोइम्यून डिजॉर्डर के बारे में बताता हूं जो हम लोगों की क्लिनिक में ज्यादातर आते हैं। ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज, सब जगह सभी डॉक्टर्स के पास आते हैं। रेमेटाइड अर्थराइटिस, जिसको आरए बोलते हैं, सोरिएसिस या सोरिएटिक अर्थराइटिस, ये सब केसेस ऑटोइम्यून में आते हैं। एमएस यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस यानी सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमैटोसिस, ऐसे ही आईबीएस बहुत कॉमन है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, एडिसन्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, और भी बहुत सारे, माइस्टेनिया ग्रेविस, परनीसियस एनीमिया, सिलायक डिजीज, ये सब बीमारी ऑटो इम्यून डिजॉर्डर के उसमें आते हैं। और हम सब जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स में, या जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, उसमें कॉमनली हमारे शरीर के सारे वाइटल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, टॉन्सिल्स से लेकर अपेंडिक्स तक, बोन मैरो तक, लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्लैंड्स, ये सब कुछ अफेक्ट होते हैं। और ऑटो इम्यून डिजॉर्डर को अफेक्ट करने वाले, उसकी वजह से हमारे शरीर पर जो उसका असर पड़ता है, उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे WBC का से रिलेटेड बीमारियां आती हैं, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियां आती हैं,
हार्मोन्स काफी हद तक प्रभावित होते हैं। एमएस वगैरह में तो पूरा नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, बहुत सारी चीज, ज्वाइंट अफेक्ट होता है, स्किन अफेक्ट होता है, मसल्स अफेक्ट होता है, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट होता है। ये सारी चीजें ऑटो इम्यून डिजॉर्डर में आती हैं, और हम लोग सिम्टोमेटिक इलाज तो करते हैं, लेकिन वो क्योर तक नहीं जा पाता नॉर्मल तरीके से। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा के बहाने हम लोगों को अलग से कुछ केस स्टडीज करनी चाहिए। दिल्ली में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिया है ऑटो इम्यून डिजॉर्डर पे, दिल्ली सरकार की मदद से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अगले 5-6 महीने में संभवतः कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो हम लोग अपने इस ग्रुप में शेयर करेंगे। एसएलई पर थोड़ी सी चर्चा करके मैं सेमिनार के बारे में बात करूंगा। एसएलई के बारे में हम जानते हैं, इसको ल्यूपस के रूप में कॉमनली हम इसको ल्यूपस या एसएलई के रूप में जानते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है जो हमारे टिश्यूज को, शरीर के टिश्यूज को अफेक्ट करता है, और उसमें जैसे टिश्यूज में सूजन, इन्फ्लेमेशन या उसको डैमेज कर सकता है, उसकी वजह से ऑर्गन पर उसका असर पड़ता है। ज्यादातर ल्यूपस के केस में ज्यादातर जो हमारे शरीर का हिस्सा अफेक्टेड होता है उसमें ज्वाइंट, खास करके नी ज्वाइंट्स वगैरह, लगभग सभी ज्वाइंट्स, हिप ज्वाइंट्स, स्किन, ब्रेन, लंग्स, किडनी पर इसका बहुत ज्यादा असर होता है, ब्लड वेसल्स पर इसका बहुत ज्यादा असर होता है। ये एसएलई के टारगेट ऑर्गन्स हैं, और उसकी वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अगले 1-2 साल में मरीज में दिखने लग जाते हैं। अगर हम सीधे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं इस तरह के ऑटोइम्यून डिजॉर्डर का, तो उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिलता है, लेकिन जो मल्टीपल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वो हमारे लिए फ्यूचर में एक बड़े कॉम्प्लिकेशन के रूप में आ सकता है। आमतौर पर जो कॉमन सिम्टम्स हैं एसएलई के, उसमें जैसे फटीग है, लो फीवर है, ज्वाइंट पेन है, ज्वाइंट में स्टिफनेस, स्वेलिंग आ सकती है, रैसेस, इरेगुलर रैसेस बॉडी पे दिख जाएंगे, खास करके फेस पे, चिक पे या नोज के आसपास इस तरह के रैसेस दिख जाएंगे। उस रैसेस का शेप बड़ा इरेगुलर होता है, बटरफ्लाई शेप रैसेस आप कह सकते हैं उसको। स्किन लीजन्स में खास करके इरप्शंस पूरे बॉडी पे दिखेंगे, और इरप्शंस जो है हीट से या सनलाइट से काफी एग्रावेट करता है। फिंगर्स, टोज, नेल्स, ये सब अफेक्ट होते हैं। फिंगर्स में ब्लूनेस आ जाएगा। अगर आप टिपिकल एसएलई का केस देखेंगे तो मैक्सिमम पेशेंट्स में ये सिम्टम बड़ा कॉमन होता है। और वो सेंसिटिव होता है, कोल्ड से, हीट से बहुत सेंसिटिव होता है। खास करके उसके बाद पेशेंट में बहुत स्ट्रेस आ जाता है। इस तरह के ऐसे ऑटोइम्यून डिजॉर्डर्स में खास करके जितने भी डिजीज हैं, लगभग सबको आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए ब्लड के टेस्ट हम लोग जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग डायग्नोसिस के मामले में हम लोग डिपेंड करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स पर, लेकिन हम लोग खुद से भी ये कर सकते हैं। एएनए एक टेस्ट होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। उस टेस्ट से ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में या मरीज के शरीर में कोई ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। खास करके ल्यूपस यानी एसएलई के केस में आप देखेंगे कि ब्लड का, खून से जो ये जांच होता है एएनए, उससे काफी हद तक हम लोग जज कर पाते हैं। सिम्टम्स तो देखेंगे ही, उसके अलावे क्लिनिकल उसमें हम ये देखेंगे कि उससे काफी हद तक हम ल्यूपस के बारे में एक समझ बना सकते हैं। आमतौर पर ल्यूपस का जो फील है, इस बीमारी के बारे में जो हम अपनी समझ बनाते हैं, हर रैसेस ल्यूपस नहीं हो सकता, हर ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन ल्यूपस नहीं हो सकता, लेकिन ल्यूपस के बारे में जो हम अपनी समझ बनाते हैं उसमें ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर शंकरन का ये ऑब्जर्वेशन है कि आमतौर पर जितने भी इस तरह के मरीज आते हैं वो पेनलेस सिम्टम्स देंगे, जैसे सोरनेस, ड्राइनेस, ये सब तो होगा, उनका लिप्स ड्राई होगा, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन बताएंगे, लेकिन वो बहुत पेन नहीं होता है इनिशियल शुरू में। बाद में ये लंबा चलता है। फटीग उसमें बहुत कॉमन है, पेशेंट थका थका होगा विथ इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स, विथ ड्राई माउथ। आप देखेंगे कि वो थोड़ी थोड़ी देर में बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है।
उसको ऐसा लगता है कि उसको बहुत अच्छी नींद नहीं मिली है, इसलिए वो बैठे बैठे भी सो लेता है। फटीग के बारे में आप कह सकते हैं कि ल्यूपस के मामलों में फटीग एक बड़ा ही अलार्मिंग सिम्टम्स है, कंफर्मिंग सिम्टम्स है। किडनीज, ल्यूपस के मामले में किडनीज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आमतौर पर ज्यादातर मतलब 50-60% लोगों में किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है और उनमें किडनी के पैरामीटर्स यानी कि केएफटी वगैरह में काफी चेंजेज आ जाते हैं। दूसरा जो सबसे वर्स अफेक्टिंग वो है लंग्स, फेफड़ा। किडनी और फेफड़ा ये दो चीजें ऐसी हैं जो ल्यूपस में बहुत बड़े पैमाने पे अफेक्ट होता है। अब मोटा मोटी तौर पर एक केस का जिक्र करता हूं। ये केस मेरे पास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। उस केस के बाद फिर हम लोग इस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे। ये एक महिला का केस है, विवाहित महिला है, करीब 38-40 साल की महिला। वो करीब 5 वर्षों से उसको ल्यूपस डायग्नोस हुआ है और उसका वो इलाज ले रही थी एलोपैथिक दवा से। उसको जाहिर है एलोपैथिक दवा से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। करीब 4 वर्षों से एलोपैथी ले रही थी। अभी करीब 1 साल पहले वो अपने लोकल, बरेली का केस है, वहां के लोकल डॉक्टर से वो इलाज ले रही थी। 8-9 महीने के इलाज में उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो फिर उनको किसी ने दिल्ली के लिए बताया होगा और फिर वो केस मेरे पास आया। इस महिला का जो मुख्य लक्षण है वो मैं बता देता हूं। यह महिला अपने शरीर के ऊपरी जोड़ों में दर्द की शिकायत कर रही थी, खास करके उंगलियों में टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस जैसा फील कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया ल्यूपस के सिम्टम्स के रूप में। जाहिर है कि नीलापन मुझे उसमें नहीं दिखा, लेकिन डिकलरेशन था, एक डार्क फिंगर का टिप्स जो था वो डार्क। जब भी वो आगे झुकती थी, बैठकर वो आगे की तरफ झुकती थी, एसेंडिंग या फॉरवर्ड बेंडिंग से उसके दर्द बढ़ते थे। बाल झड़ रहे थे, जाहिर है आजकल कॉमन सिम्टम है, लेकिन बहुत बुरी तरह से बाल झड़ रहे थे। बाल्डनेस की तरफ एक तरह से उनका स्काल्प चला गया था और कुछ चंद बालों की वजह से उन्होंने अपने स्काल्प को बांध के ढका हुआ था। वो दूर से देखने पे समझ में आया था कि इनके बाल काफी कम हैं। उन्हें अपने पति से बहुत शिकायत थी। उनके पति उनके जो थे वो सोशल किसी प्रोजेक्ट में थे, यानी कि उसमें काफी सारे उनके दोस्त थे। जो भी वो काम करते थे उसमें बहुत सारे उनके दोस्त थे जो अक्सर उनसे मिलने घर आया करते थे। अब ये चीज उनको पसंद नहीं था। वो जो महिला है उनको अपने पति के दोस्त और लोगों का उनके घर में बार बार आना बहुत पसंद नहीं था। तो वो नाराज हो जाती थी और वो अपने पति को बार बार कहती थी कि भाई देखो, ये सब लोग इतने आते हैं, ये ठीक नहीं है, और अगर आते हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बीमारी का जिक्र इनसे मत कर। क्योंकि उनको जब भी कोई सांत्वना देता था, घर का ही कोई व्यक्ति, कि भाई कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो उससे उनको बहुत गुस्सा आता था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उनको कंसोल करे। उन्होंने बहुत खुल के मुझे बताया था, उनकी अपनी पति में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी। वो किसी से भी उनका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसको कि वो बहुत बोल्डली स्वीकार करती थी। उन्होंने कहा कि हाँ है, क्योंकि मुझे मुझे मेरे पति के साथ मेरी बनती नहीं, और मेरी जो फीलिंग है, मुझे जो जरूरत है वो मुझे उनसे पूरी नहीं होती, तो मेरे इस तरह के रिलेशंस हैं और उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। मतलब उन्होंने बहुत बोल्डली इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हर उस व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है जो व्यक्ति मेरा गुस्सा बर्दाश्त कर ले। यानी कि अगर वो मुझसे प्रेम करता है तो उसको मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। अगर वो मेरा गुस्सा झेल लेता है, अगर वो मेरी ऊंची आवाज, मेरी बात करने का, और जो मैं गुस्सा करती हूँ उसको अगर वो बर्दाश्त कर सकता है, तो वो मेरे साथ काफी उसकी अच्छी दोस्ती हो सकती है। केस लेने के क्रम में उन्होंने बताया कि उनकी माँ का निधन कोई 5 साल पहले हो गया था, जिसके बाद से वो बहुत दुखी हैं। मतलब अभी तक वो अपने आप को रिकॉन्साइल नहीं कर पाई। उनको लगता था कि काफी बहुत महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी से जा चुकी है, और उनका कहना था, उस महिला का कहना था कि लगभग उसी के आसपास मुझे ये बीमारी हुई। यानी कि उनकी माँ की मृत्यु से उनको बहुत झटका लगा, सदमा लगा, और उसके बाद से उनका कहना था कि उसके बाद से ही लगभग उसी के आसपास ये बीमारी मुझे आई।
उन्होंने बताया कि उन्हें कभी सुख मिला ही नहीं, और खास करके जब बिस्तर पे जाती हैं तो उनको नींद नहीं आती है, बल्कि वो ये कहती हैं कि मैं सोने जाती हूँ तो मुझे डर लगता है, मुझे लगता है कि शायद मैं दूसरी सुबह बचूंगी ही नहीं, इसीलिए वो बचती हैं, कोशिश करती हैं, तो वो मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर लगी रहती हैं। उन्हें बहुत डर लगता है बिस्तर पे, अक्सर सोचती रहती हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये लगभग एक मोटा मोटी सिम्टम्स उनके उस महिला का है। अब देखिए, मैंने इसमें जो रूब्रिक लिया, कुछ तो रूब्रिक जो उनके बीमारी से संबंधित है वो उसमें बहुत साफ साफ दिख रहा था। पेन अपर लिम्ब, एग्रेवेशन बाय मोशन, रेपर्टरी में फॉरवर्ड बेंडिंग भी लिखा हुआ है, हेयर फॉल फ्रॉम ग्रीफ, fear death, evening in the bed, despair, future about, shameless bed in। इसको मैंने लिखा नहीं, लेकिन उनका कहना था कि वो जब घर में अकेली होती थी तो वो अपने रूम में बिल्कुल कपड़े वपड़े बहुत कम कपड़ों में रहती थी, और पूरे घर को पैक रखती थी ताकि बाहर कोई देखे नहीं। तो ये उन्होंने खुल के बताया कि मुझे अच्छा लगता है, कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते जब मैं अकेली होती हूँ। aversion to company, presence of others people aggravate, जब लोग होते हैं तो उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उनको तकलीफ उनकी बढ़ जाती है, जो आपने उसमें देखा हो। कंसोलेशन एग्रावेट्स, डिसकंटेंटेड, ये सारे रूब्रिक्स लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी अगर हम चर्चा करना चाहते हैं, अगर कोई डॉक्टर और भी कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं तो मैं थोड़ा रुक सकता हूँ। लव विद द रॉन्ग पर्सन जी सर, वो काफी प्रोमिनेंट लगा। वेरी गुड। ailments from death of loved ones, मदर की डेथ हुई तो। Sir, can we take absent mother syndrome? It is there in synthesis. Yes, लेकिन अकेले से तो हमको तो उसके सेंट्रल थीम पे जाना पड़ेगा ना। Fine. पेरीफेरी में रह के तो हम दवा तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसको लोगों से प्रॉब्लम है, और खास करके जो भी, हाँ, कंसोलेशन भी, वो कंसोलेशन है, और भी, और इसके और थोड़ा सा नजदीक पहुंचिए, बहुत नजदीक है, और नजदीक पहुंचिए। Irritability towards husband. या सर fear death in bed. फियर डेथ In bed. फियर डेथ इन बेड, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। Sir, she is lonely. Mother is not there. She is not Husband का lonely. साथ भी नहीं है. Adulterous, because she is in extramarital relation. Yes. She is accepting it very boldly. Yeah. She has aversion to the people who discuss about her disease. Yes. Otherwise, so that means who are talking about her recovery or disease. हाँ, डिजीज भी बात करे, रिकवरी भी बात करे, उसके बारे में भी कोई बात करे तो वो उसको पसंद नहीं है। देखिए उसने कितना बोल्डली बोला कि मुझे मेरे हस्बैंड से मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि वो अक्सर अपनी दुनिया में रहता है, अपने फ्रेंड्स के बीच में रहता है, अपने फ्रेंड्स को लेके आता है, मैं उसकी कोई नौकरानी हूँ कि मैं उसके लिए चाय बनाऊं। हाँ, तो उसने अपनी दुनिया बनाई। कहती है कि हाँ, मुझे जो मेरा गुस्सा झेल सकता है, मैं उसके साथ मैं प्यार कर सकती हूँ, उसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने बहुत बोल्डली बताया, वो कोई भी हो सकता है, उसके घर का नौकर भी हो सकता है। सर, उसका फोर्सेकन फीलिंग है क्या? या वो ऐसा चाहती है कि जो मेरा गुस्सा सहन करेगा उससे मैं प्यार भी कर सकती हूँ। एग्जैक्टली वो Hello, देखिए, sir. कैलकेरिया में भी आपको मिलेगा, मैग्नीशियम में भी मिलेगा, लेकिन वो क्या कह रही है कि जो भी उसको प्यार करेगा, डर जरूर है कि वो धोखा नहीं देना चाहिए उसको। मतलब सच में प्यार करने वाला होना चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर सकता। उसको क्या लगता है कि उसका भरोसा तोड़ा गया है, उसको धोखा दिया गया है, उसको इस बात का डर है कि मतलब वो आगे चल के ना उसका काफी कुछ उसका खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको फियर ऑफ बीइंग अलोन भी है। उसको डर भी लगता है, लेकिन वो अकेले ही रहती है, वो खुद में सिमटी रहती है। इनसिक्योरिटी भी है, उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, अच्छा नहीं दिखता। डेल्यूजन सी लुक्स वेस्ट व्हेन लुकिंग इन द मिरर, वो एक रूब्रिक आप याद आ रहा है। उसको ये लगता है कि जो उसका प्रिय है, जो उसका लव्ड वन है,
वो अगर गायब हो जाएगा तो फिर कैसे, वो अगर उसको छोड़ के चला जाएगा तो कैसे रहे, ये उसका फील है। इसलिए वो अपने आप को तब तक उसके साथ जोड़ के रखती है जब तक कि उसको लगता है कि ये वो उसकी पूरी उसके साथ है। उसको ये इनसिक्योरिटी तो है, लेकिन आप देखिए उसको, उसने क्या कहा कि उसको अपने पति के साथ शादी होने के बाद भी पति के साथ उसका अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि उसका पति अपनी दुनिया में रहता है, वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा व्यस्त है। वो जब भी आता है तो अपने दोस्तों के साथ रहता है, तो उसको लगता है कि ये तो ठीक है, ये घर में आते हैं और जैसे लगता है कि मैं नौकरानी हूँ, मैं चाय बनाकर देने के लिए इनके यहाँ नाश्ता बनाकर देने के लिए हूँ। इसलिए वो अपनी जो खुशी है वो खुशी उसको वहां नहीं मिलती, तो वो अपने नौकरों में या दूसरे किसी के साथ, बस शर्त यही है कि वो उसको डिच ना करे। तो इसको नेट्रम्यूर ही दिया गया, नेट्रम्यूर का ही केस है ये। और मैं आपको बताऊं कि इसके पहले इनको सल्फर भी दिया गया था, इसके पहले इनको इग्निसिया भी दिया गया था, इसके पहले इनको कैलकेरिया भी दिया गया था, तो बहुत सारी दवाई दी गई थी, लेकिन नेट्रम्यूर से उनको बहुत लाभ मिला है। अगली बार मैं आपको इसका वीडियो केस दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है और बहुत सुधार है, उनके ल्यूपस में बहुत सुधार है। जो डॉक्टर शंकरन की टीचिंग है उसमें वो 50 मिलिस्मल पोटेंसीज खास करके इस तरह से हाईली एक्टिव डिजीजेज में यूज करते हैं। और अगर मुझे 50 मिलिस्मल पोटेंसी शुरू में, इस केस में मैंने इस केस को 1M से शुरू किया था, 10M पर है ये केस। हमारे पास नेट्रम्यूर का मिलिस्मल पोटेंसी नहीं था, बाद में वो पोटेंसी आया है, अभी हमने यूज नहीं किया। इस मरीज में तो कम से कम 15-16 दिन में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। अच्छा, तो वो सब फिजिकल लेवल पे दिखने लगे? ये मेंटल लेवल पे भी और इरप्शंस के लेवल पे भी। और उसकी जो फटीगनेस था, उसका जो फियर था, वो काफी हद तक चला गया है। अब वो काफी जो उसकी चिंता थी कि मदर के डेथ के बाद से जो उसका जितना भी वो सब था, उससे वो काफी उबर चुकी है। और अब मुझे लग रहा है कि वो केस बहुत स्मूथली चल रहा है। और सर अगर लंग्स पे हुआ है तो वापस होता है रिकवर? हाँ, क्यों नहीं होता है। डॉक्टर शंकरन का ये जो सेमिनार है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। नवंबर में सेमिनार दिल्ली में है और आपको लगेगा कि हम कैसे इस तरह के सीरियस डिजीजेज में होम्योपैथी को कॉन्फिडेंटली कैसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। हम लोग 1-2 रूब्रिक से अपना छोटा मोटा प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब इस तरह के बड़े केसेस आते हैं तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और मुझे लगता है कि हम लोग अपनी जिंदगी में साल में कम से कम 3-4 ऐसे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की पूरी तैयारी रखें। तो इस तरह के केसेस में सिर्फ हमारा रेपर्टरी ही हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता, उस बीमारी की समझ, उस बीमारी के बारे में उसका बॉडी पर क्या असर हो रहा है, कितना डैमेज कर रहा है, उस डैमेज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब जानना जरूरी है। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ डिजीज बहुत जरूरी है इस तरह के केसेस को हैंडल करने की। तो मैं बस आपसे ये अपील करना चाहता हूं आज के उसके बहाने कि 20 नवंबर को दिल्ली में डॉक्टर राजन शंकरन आ रहे हैं। राजन शंकरन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है किसी भी होम्योपैथ को। बहुत रेयरेस्ट फिजिशियन है हमारे हिंदुस्तान के लिए, बाहर ज्यादा रहते हैं, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया है। पूरे दिन का उनका सेमिनार है ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स पे। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स के डिटेल्स के साथ केस कैसे लेंगे, प्रोग्रेस केस को हम कैसे प्रोग्रेस कराएंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो क्या करेंगे, सारे लगभग A to Z आंसर्स उनको करने हैं। 9 to 5 PM का बिल्कुल एक मिनट का आप समझिए कि वो बिजी सेमिनार होगा। उसका रजिस्ट्रेशन HSS ग्रुप की तरफ से डॉक्टर अशोक कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर अशोक जी से मिलकर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डॉक्टर शंकरन के सिग्नेचर से सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा और ये एक बहुत बढ़िया मौका है, हम भी आपस में मिल पाएंगे इस बहाने। तो मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग 20 नवंबर के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करिए और दिल्ली आइए। दिल्ली में मैं हूं, आपका स्वागत करूंगा।